हब और स्विच में, अब भी नहीं थे ना लास्ट क्लास में, तो कैसे हब और स्विच कल पढ़ा था। हब और स्विच में क्या डिफरेंस है? ब्रॉडकास्ट कर देता, हाँ सबको, हाँ स्विचेस को। ब्रिज कैसी डिवाइस है? गुड मॉर्निंग बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चों सबको कल आ गए थे डिवाइसेस, क्वेश्चंस मिल गए थे कल सबको, है ना? चलो, हाँ नेटवर्क को कनेक्ट करता है। और गेटवे और राउटर, गेटवे और राउटर, गेटवे और राउटर में क्या डिफरेंस है? हाँ गेटवे अलग अलग प्रोटोकॉल को कनेक्ट करता है। चलो सही है। चलो इसके आगे जो हमें डिवाइसेस पढ़े, तो कल कोई डिवाइस में कंफ्यूजन तो है नहीं, सारी डिवाइसेस समझ में आ गई। अब कल जितनी डिवाइसेस पढ़ी थी उनमें से एक क्वेश्चन आना ही आना है, ये पक्का है। हाँ मॉडेम पढ़ना है ना, टाइप्स ऑफ मॉडेम। तो हमने कल मॉडेम, अच्छा मॉडेम के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा ना। चलो कल हम पढ़ रहे थे मॉडेम। मॉडेम को, मॉडेम क्या है चालू करना ना फैजन, वो लास्ट वाला चालू कर। मॉडेम क्या है? मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का एब्रीविएशन है। लिखो, कल मॉडेम लिखना था। मॉडेम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का एब्रीविएशन है, ठीक है। घूम फिर आओ, अब आ जाना 9:25 तक आ जाना। आओ चलो, दो जगह चलेगा आराम से, 9:25 तक जो करना हो। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, अब इसको समझो। तो मॉडेम क्या है? मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का एब्रीविएटेड फॉर्म है, ठीक है। ये जो भी चल रहा है ये प्री ओरिएंटेड, मेंस के सिलेबस में नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कल से हम जो पढ़ रहे हैं ये प्रीलिम्स का है, यूनिट 9 का। तो हमें अलग से यूनिट 9 में कुछ नहीं पढ़ना, इसी क्लास में प्री और मेंस दोनों हो रहा है, ठीक है। चलो, तो ये मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का एब्रीविएशन है। सिलेबस में केवल इंटरनेट है ना, नेटवर्क वगैरह कुछ भी नहीं है। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का एब्रीविएशन है। अब इसको समझते हैं, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, इसमें समझना ध्यान से। कि जब भी हमारे, कल भी हमने पढ़ा था, जस्ट उसी को रिवाइज कर रहे हैं, कि हमारे सिस्टम में जो भी डेटा है वो किस फॉर्म में होता है? डिजिटल, ठीक है। पर ये जब भी सेंड होता है तो किस फॉर्म में जाता है? एनालॉग। तो आप जब भी किसी को मैसेज करेंगे वो हमेशा एनालॉग सिग्नल के फॉर्म में ही जाएगा, पर आपके डिवाइस में वो मैसेज किस फॉर्म में पड़ा हुआ है? डिजिटल। तो मेरे डिवाइस में वो डिजिटल फॉर्म में है, पर मैं जब सेंड कर रहा हूं तो एनालॉग। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डिजिटल सिग्नल को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? एनालॉग में। और इस प्रोसेस को मॉड्यूलेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मॉड्यूलेशन ना, कन्वर्टिंग डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल इज मॉड्यूलेशन। और जो भी ये करे, तो ये हमने एक डिवाइस लगा रखा होगा, ये हमने एक डिवाइस लगा रखा होगा जो इस डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट कर रहा होगा। सिंस इट इज डूइंग मॉड्यूलेशन इट, hence why it is called मॉड्यूलेटर। तो जो भी डिवाइस मॉड्यूलेशन करेगी, मॉड्यूलेशन मीन्स कन्वर्टिंग डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल, तो इस प्रोसेस को मॉड्यूलेशन कहेंगे। और जो ये डिवाइस करेगी उसे मॉड्यूलेटर कहेंगे। समझ में आ गया? प्रोसेस क्या होगी? मॉड्यूलेशन। और डिवाइस को क्या बोलेंगे? मॉड्यूलेटर। अब ये जब ये सिग्नल ट्रेवल करेगा, अगर सिग्नल की स्ट्रेंथ वीक होने लगे तो क्या करेंगे? रिपीटर, ठीक है। चलो, जिनकी क्लास छूट गई इस क्लास को ऐप पर जाके देख लेना। अब इस डिवाइस पे, अब ये सिग्नल कौन सा? एनालॉग। जबकि इस डिवाइस, ये डिवाइस इसको केवल किस फॉर्म में रीड कर पाएगी? डिजिटल। कोई भी डिवाइस है केवल डिजिटल फॉर्म में ही रीड होगी। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? इस एनालॉग को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? डिजिटल। तो इस एनालॉग को डिजिटल में जब भी हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा डीमॉड्यूलेशन, क्योंकि मॉड्यूलेशन का उल्टा हो गया। मॉड्यूलेशन मीन्स क्या था? डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करना था,
और अब एनालॉग को किस में बदल रहे हैं, डिजिटल, तो एक उल्टा हो जाएगा डीमॉड्यूलेशन। और यहां भी एक डिवाइस लगानी पड़ेगी, कनेक्ट करनी पड़ेगी, और ये डीमॉड्यूलेशन कर रहा है, इसलिए इसका नाम है डीमॉड्यूलेटर। तो हम एक ऐसी डिवाइस लगा देते हैं जो दोनों करें। हम दो डिवाइस क्यों लगाएं, हम मॉड्यूलेटर भी लगाएं फिर डीमॉड्यूलेटर भी लगाएं। जब मुझे मैसेज सेंड करना होगा तो मुझे मॉड्यूलेटर लगाना पड़ेगा, जब मैसेज रिसीव करना पड़ेगा तो डीमॉड्यूलेटर लगाना पड़ेगा। तो ऐसा करो, एक ऐसी डिवाइस ले आओ, है ना, कल क्वेश्चन नहीं मिले, चलो बोलते रहो, तो ऐसी कोई डिवाइस लाओ। अच्छा दिए ही नहीं थे मैंने, कल क्वेश्चन दिए थे, नहीं दिए थे, दिए ही नहीं थे ना, आज दे दूंगा, आज दे दूंगा। तो कोई ऐसी डिवाइस लाओ जो तुम्हें मॉड्यूलेशन भी करके दे दे, डीमॉड्यूलेशन, मतलब मॉड्यूलेटर का भी काम कर दे और डीमॉड्यूलेटर। तो हमने एक डिवाइस लाए, मोडेम, ठीक है। आपने देखा, यही है शायद, मुझे लगता है, पता नहीं, अरे उसमें लिखा होगा ना कि मॉड्यूलेटर कम राउटर, उसमें लिखा होगा ना कि मॉड्यूलेटर कम राउटर है कि क्या है, उसमें लिखा रहता कि ये मोडेम कम राउटर है, क्या है, वो सब लिखा रहता उसमें। अभी फैजान आएगा, मैं पढ़ के बता दूंगा। तो हम ऐसी डिवाइस लाएं जो मॉड्यूलेशन भी करे और डीमॉड्यूलेशन। इसलिए हमने एक कौन सी डिवाइस यूज करना शुरू कर दी, मोडेम। ये क्यों करना शुरू कर दी, समझ में आ गया, क्योंकि हमें मॉड्यूलेशन भी करना है ना, जब हम सेंड कर रहे हैं और डीमॉड्यूलेशन कर रहे हैं। तो ये वाला डायग्राम पहले बनाओ, जिससे ये हमेशा रहेगा। ये वाला डायग्राम बनाओ मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन का। एक तो सारे बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, सारे बच्चों के भी। पहले आंसर राइटिंग इज इंपॉर्टेंट। हिंदी मीडियम में तो बच्चे कह रहे हैं कि सर हमारे यहाँ तो ये कह रहे हैं कि जब पूरी कोचिंग हो जाएगी तब आंसर राइटिंग सीखी जाती है, पहले सिलेबस कवर किया जाता है। और बोले बता, जब तक पूरा नहीं पढ़ोगे आंसर राइटिंग कैसे कर पाओगे, ऐसा बोल रहे हैं। हिंदी मीडियम में बोला है कि सर ऐसे ही बोल रहे हैं हमारे यहाँ कि आंसर राइटिंग ऐसे थोड़ी होती, जब पूरा कोचिंग में सिलेबस हो जाएगा फिर कहीं टेस्ट सीरीज लगानी पड़ेगी, फिर वो सिखाएंगे। ठीक है, ये हो गया डिजिटल। चलो अब इस, ये तो मोडेम किसका एब्रीविएशन है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। तो MO, मॉड्यूलेटर का MO ले लिया और डीमॉड्यूलेटर का DEM ले लिया, तो बन गया मोडेम। किसमें, छोटा सा, छोटा सा, छोटा सा ना, नन्ना मुन्ना सा। चलो लिखो मोडेम को। इट कन्वर्ट्स डिजिटल डेटा फ्रॉम अ कंप्यूटर इनटू एनालॉग सिग्नल टू सेंड ओवर फोन और केबल लाइंस। ये क्या करता है, जब भी हम किसी डेटा को सेंड करेंगे तो मॉड्यूलेशन करेगा। एक डिजिटल को एनालॉग सिग्नल में करेगा, इसे क्या कहते हैं, मॉड्यूलेशन, है ना। जब भी हम क्या करेंगे, सेंड करेंगे, या तो फोन पर या केबल लाइंस पर। तो ये जो केबल लाइन है इस पर ये कन्वर्ट हो रहा है। चलो क्लियर। जबकि जब ये रिसीव करेगा तो क्या करेगा, एनालॉग को डिजिटल में करेगा, जब ये कंप्यूटर को रिसीव करेगा, इनकमिंग डेटा को डीमॉड्यूलेशन करेगा। तो सेंडिंग डेटा को मॉड्यूलेट करेगा और रिसीविंग डेटा को डीमॉड्यूलेट करेगा। तो आपने पूरे 3 लाख दे दिए, वहां पर कितने दे दिए, 1.25 लाख दे दिए। चलो लिखो, बेटा तो 1.25 लाख में 50% सिलेबस हो गया। चलो एनालॉग, चलो अब कोई दिक्कत नहीं है, अब ठीक है। नहीं अब एटीट्यूड
एक टॉपिक है, आपके बैच में सोम सर पढ़ाएंगे। तो एटीट्यूड बनता है, एटीट्यूड मतलब हम चीज़ों को कैसे एवेल्युएट करते हैं, और एटीट्यूड बनता है हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस से। तो आपका एक पर्सनल एक्सपीरियंस हो गया, अब कोई भी कोचिंग कहेगी आप मानोगे थोड़ी। चलो अब हेडिंग डाल दो टाइप्स ऑफ मॉडेम, हेडिंग डाल दो टाइप्स ऑफ मॉडेम, टाइप्स ऑफ मॉडेम, टाइप्स ऑफ मॉडेम। अब इसको समझना ध्यान से, टाइप्स ऑफ मॉडेम का मतलब क्या है, टाइप्स ऑफ मॉडेम में क्या क्या। तो शुरुआत में क्या होता था, एक आपको मॉडेम मिलता था और पहले वो एक फ़ोन टाइप का रहता था, और जब भी एक मतलब लोकल सर्विस प्रोवाइडर आपको वो प्रोवाइड कराता था, लोकल है ना, पहले इंटरनेट ऐसे ही चलता था, लोकल में भैया वो केबल एबल घर तक ले जाते थे। इसके बाद क्या करना पड़ता था, हमें फ़ोन एक नंबर डायल करना पड़ता था, नंबर डायल करना पड़ता था जिससे वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होता एक्सेस देते थे। तो जब तक हम नंबर डायल नहीं करेंगे, जो हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो हमें एक्सेस नहीं देता था। तो एक्सेस लेने के लिए एक नंबर डायल करना पड़ता था, नंबर डायल करते ही हमें इंटरनेट का एक्सेस मिलता था। ठीक है, तो ऐसा मॉडेम जिसमें डायल करना पड़े उसको क्या बोलते थे, डायल अप मॉडेम, डायल अप मॉडेम, डायल अप मॉडेम। ठीक है, तो इस टाइप के मॉडेम में क्या होता था कि आपको एक नंबर देगा वो इंटरनेट प्रोवाइडर, आपके यहाँ घर पे लगा जाएगा मॉडेम और बोलेगा भैया जब भी इंटरनेट चलाना हो नंबर डायल करना। अब नंबर डायल करोगे वो इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड कराएगा। अब इसमें दिक्कत क्या है कि इसमें टेलीफोन वायर ही यूज होगा, है ना, टेलीफोन वायर यूज होगा। तो अगर कोई फोन पर बात कर रहा है तो डेटा नहीं आएगा, एक टाइम पर दोनों चीजें नहीं होगी। ठीक है, तो जैसे ये मान लो मेरा कंप्यूटर है, इससे कनेक्ट हो गया ये मेरा डायल अप मॉडेम, और इससे कनेक्ट होता था एक फ़ोन। ठीक है, एक ऐसा फ़ोन रहता था, मुझे इस फ़ोन को उठाना है, डायल करना है, डायल करते ही डेटा एक्सेस मुझे मिल जाता था। पर प्रॉब्लम है इस मॉडेम में कि इसमें अगर बातचीत हो रही है, वॉइस सिग्नल जा रहे हैं, तो फिर क्या होगा, डेटा सिग्नल नहीं जाएगा। तो अगर आप मान लो मम्मी के हाथ में मोबाइल वो फोन आ गया और मौसी से बात हो रही है, तो 3-4 घंटे तक डेटा चलेगा ही नहीं, है कि अगर मम्मी ने मायके कॉल कर लिया तो वो लंबे समय तक चले गई। तो इसमें प्रॉब्लम था कि जिस समय आप बात कर रहे हो, क्योंकि केवल एक है, केबल वो वाला केबल नहीं, ये वाला केबल, तो केबल एक है उसी केबल से वॉइस आनी है, उसी केबल से डेटा आना है, वो भी सिमिलर फ्रिक्वेंसी, जिस रेंज में वॉइस सिग्नल आना है उसी में डेटा सिग्नल आना है। तो इसमें लिमिटेशन क्या थी कि आप बातचीत और इंटरनेट दोनों एक साथ नहीं कर सकते। आप इंटरनेट चलाओ ठीक है, पर अगर किसी ने फ़ोन उठा के बात करना शुरू कर दिया तो इंटरनेट बंद हो जाएगा। तो जो इनिशियली मॉडेम स्टार्ट हुए थे वो थे डायल अप मॉडेम। डायल अप मॉडेम समझ में आ गए? इसका नाम डायल अप क्यों होता था? क्योंकि इंटरनेट एक्सेस के लिए आपको डायल करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह का रहता था, इस मॉडेम से आपको डेटा आता था। तो लिखो डायल अप मॉडेम कनेक्ट्स टू इंटरनेट यूजिंग अ स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन। तो एक टेलीफोन लाइन से डायल अप मॉडेम होता था। क्लियर हो गया? तो इसमें एक टेलीफोन लाइन यूज करते थे। डेटा स्पीड इट क्वाइट लो, डेटा बहुत कम आता था, केबीपीएस में आता था ना, 56 केबीपीएस। और जब भी फोन लाइन बिजी होगी ये ब्लॉक हो जाता था। इसमें डेटा स्पीड लो थी और जब भी फोन लाइन आती थी डेटा ब्लॉक हो जाता था। ठीक है, इसमें क्या होता था, आईएसपी, तो पहले लिख लो, इसमें डेटा स्पीड लो होती थी और नंबर डेटा ब्लॉक होता था। इसके बाद एक पॉइंट और लिख लो कि इसमें क्या करते थे,
एक डायल नंबर करना पड़ता था, जो किसने दिया था? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। समझना, इसमें क्या करना पड़ता था? डायल करना पड़ता था एक फोन नंबर पे। ये किसको? एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको नंबर देगा कि भाई साहब इस नंबर पे डायल करो, आपका इंटरनेट चालू होगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डायल अप। कोई दिक्कत नहीं, इसको पहले लिख दो कि इसमें डेटा स्पीड स्लो होती थी, ब्लॉक। ये चालू कैसा होता था? एक फोन नंबर पर डायल करना पड़ता था, और ये फोन नंबर कौन देता था? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और डायल करने के बाद ही इंटरनेट चालू होता था। क्लियर हो गया? हाँ वही है, वही मोडेम। तो डायल अप मोडेम, तो मोडेम समझ में आ गया। जो सबसे पहला मोडेम था, एक तो स्पीड बहुत कम है, मैक्सिमम स्पीड कितनी है? 56 kbps। और इसमें दूसरी प्रॉब्लम क्या है? जब भी फोन लाइन बिजी होगी तो इसमें डेटा ब्लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट, ISDN मोडेम, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। अब यहां ध्यान से समझो, देखो ISDN और डायल अप में तरीका वही था। इसमें भी आपको एक टेलीफोन लाइन ही मिलती थी, उसी लाइन में आपका वॉइस सिग्नल जाएगा और उसी में आपका डेटा जाएगा, ठीक है। पर इसमें क्या था? दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती थी। जो बात होती थी वो अलग फ्रीक्वेंसी पे होती थी, और जो डेटा, तो वॉइस सिग्नल बहुत लो फ्रीक्वेंसी पे जाते थे और डेटा क्या होता था? हाई। तो इसमें क्या होता? दोनों के लिए रूट अलग बन गए। जैसे अगर समझते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, इसमें जो वॉइस सिग्नल जाता था, अभी मत लिखना, सुनो, वो कितने हर्ट्ज पे चला जाता था? 0 से लेकर 4000, 0 हर्ट्ज से 4000 हर्ट्ज तक। जबकि ये कहां से चलता है? 25 किलो से 1.5 मेगा हर्ट्ज तक, तो वो 4 किलो हर्ट्ज तक जाएगा। तो जो वॉइस सिग्नल की रेंज थी, वो फ्रिक्वेंसी थी बहुत लो थी, और जो इंटरनेट डेटा की फ्रिक्वेंसी थी बहुत हाई थी। इससे क्या होता था? उसी केबल में वॉइस और डेटा एक साथ जा सकते थे। तो डायल अप जैसा प्रॉब्लम अब नहीं है। अब ऐसा नहीं होगा कि कोई बात करे तो डेटा ब्लॉक हो जाए, अब ब्लॉक नहीं होगा। तरीका वही है, एक टेलीफोन लाइन होगी, उसी टेलीफोन लाइन से बात होगी, उसी टेलीफोन लाइन से डेटा होगा, पर वॉइस होगी लो फ्रिक्वेंसी पे और डेटा आएगा हाई फ्रिक्वेंसी पे। तो DSL से ISDN क्यों बेटर है, ये समझ में आ गया? क्लियर? और इसमें डेटा डिजिटल डेटा था, ठीक है। तो डिजिटल नेटवर्क बोलने लगे इसको। तो इसमें लिखो इट वर्क्स विथ डिजिटल सिग्नल, है ना। इसमें खास है, पहले एनालॉग सिग्नल थे, अब डिजिटल सिग्नल आ गए डेटा के लिए। इट वर्क्स विथ डिजिटल सिग्नल, इसलिए इसका नाम है डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ठीक है, चलो। अब इसमें क्या होता था? लाइन एक होती थी पर चैनल अलग है ना, लो फ्रिक्वेंसी चैनल। जैसे वॉइस के लिए जो चैनल होते उतने बोलते थे B चैनल, और इंटरनेट के लिए जो आता था उसे बोलते डेटा के लिए D चैनल। तो दोनों के लिए फ्रीक्वेंसी अलग अलग, मतलब अलग अलग चैनल क्रिएट हो गए। इसमें क्या होता था? IS कैन प्रोवाइड मल्टीपल चैनल्स। जो स्मॉल फ्रीक्वेंसी के चैनल थे वो किसके लिए थे? वॉइस। जैसे 2 चैनल एक में दे दिया, और डेटा के लिए जो होता था वो होता था डेटा, उसके लिए D चैनल। इससे क्या हो गया? मल्टीपल टास्क फॉर रन साइमल्टेनियस। तो इसमें बातचीत, तो इसमें क्या होता था? लो फ्रीक्वेंसी वॉइस, और लो फ्रीक्वेंसी चैनल को बोलते थे B, और हाई फ्रीक्वेंसी में जाता था डेटा, उसको बोलते थे D। लिख लो। इसलिए एक साथ दोनों में बातचीत या और डेटा हो सकता था। तो ये इट अलाउड्स मल्टीपल टास्क। मल्टीपल टास्क मतलब बातचीत भी कर सकते हो और डेटा भी ले जा सकते हो साइमल्टेनियसली।
So for every time we use phone signals and then have to use data signal, do we have to call? अच्छा, मोडेम में आर यू आस्किंग अबाउट मोडेम? ISDN कैन प्रोवाइड मल्टीपल चैनल्स, ठीक है। लो फ्रिक्वेंसी चैनल फॉर वॉइस, जैसे बोलते हैं बी चैनल, लाइक एक ISDN में 2 बी चैनल होते हैं ना, एंड हाई फ्रिक्वेंसी चैनल्स आर कॉल्ड डी चैनल विच आर प्रोवाइडेड फॉर डेटा ट्रांसमिशन। इसलिए अपन एक साथ बात भी कर सकते हैं और डेटा भी सेंड कर सकते हैं। इसमें अगर आप बात भी करोगे तो आपका इंटरनेट काम करता रहेगा। DSL में ये फैसिलिटी नहीं था, उसमें एक ही चैनल था, उसी से वॉइस उसी से डेटा। इसमें लिख लो वॉइस किस चैनल कितनी रेंज से जाता था, लो फ्रिक्वेंसी से, और डेटा किस फ्रिक्वेंसी जाता था, हाई। अभी जो आता हमारे पास केबल से वो भी एनालॉग सिग्नल के फॉर्म में ही आता है। वॉइस सिग्नल इज ट्रांसमिटेड यूजिंग लो फ्रीक्वेंसी टू एंड डिजिटल सिग्नल आर ट्रांसमिटेड थ्रू हाई फ्रीक्वेंसी चैनल। इन चैनल्स को क्या बोलते हैं, डी चैनल। हाई फ्रीक्वेंसी चैनल को बोलते हैं डी चैनल और लो फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, बी चैनल। तो वॉइस जाते हैं लो फ्रीक्वेंसी में, दैट आर कॉल्ड बी चैनल, वाइल डेटा आता है हाई फ्रीक्वेंसी चैनल जिसे कहते हैं डी चैनल। ठीक है, चलो ये डायग्राम DSL का है। चलो ये समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो सबसे पहला मॉडेम कौन सा पढ़ा, डायल अप। इसमें क्या है जल्दी से समझो। इसमें डायल अप को डायल अप क्यों बोलते हैं, इसमें जो भी आपके घर इंटरनेट में वो मॉडेम लेके जाता है, कनेक्शन लगाता है, वो भैया आपको एक नंबर देते हैं। वो कहते हैं जब भी इंटरनेट यूज करना हो ये नंबर डायल किया करो। उस नंबर पर डायल करने के बाद ही इंटरनेट का एक्सेस मिलता है। चूंकि इसमें नंबर डायल करना पड़ता था इसलिए इस मॉडेम को क्या बोलते हैं, डायल अप मॉडेम। उसमें एक ही चैनल होता था केबल पर, उसी चैनल से वॉइस आ रही है, उसी चैनल से डेटा आ रही है। तो जब भी आप फोन पर बात करोगे आपका डेटा ब्लॉक हो जाएगा, तो आप साइमल्टेनियसली बातचीत और इंटरनेट नहीं चला सकते। इसके बाद आया ISDN, इंटीग्रेटेड सर्विस। इसका नाम ही है इंटीग्रेटेड सर्विस, क्योंकि इसने वॉइस और डेटा सर्विस को इंटीग्रेट कर दिया। क्या भैया दोनों कर लो। और डिजिटल नेटवर्क है क्योंकि पूरी तरह से डिजिटल सिग्नल पे काम करता है, ठीक है, इसलिए इसका नाम हो गया इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। यहां तक समझ में आ गया। अब क्या होगा, केबल एक ही होगी पर उसमें चैनल्स मल्टीपल्स होंगे। जो लो फ्रिक्वेंसी चैनल होंगे वो वॉइस के रूट के लिए होंगे और जो हाई फ्रिक्वेंसी चैनल होंगे वो डेटा के लिए। वॉइस चैनल को बोलते हैं बी चैनल और डेटा चैनल को बोलते हैं डी चैनल। और आप एक साथ आपके घर में कोई बात भी कर रहा तो भी आप इंटरनेट चला सकते हो, क्योंकि वॉइस बी चैनल से जा रहा है और डेटा डी चैनल से जा रहा है। तरीका समझ में आ गया। तो डायल अप में केवल एक चैनल था, इसमें मल्टीपल चैनल थे, है ना। चलो इसके बाद आ गया DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। प्रदीप अभी कमेंट, फैजान भैया आ जाएंगे, कमेंट आपका दिख नहीं रहा है ना, अभी उसको भी कमेंट को रीड करके आंसर दे रहे हैं ना। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक है। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन कुछ नहीं है, बस इसने स्पीड बढ़ा दी। ISDN वो रहता वही है, अभी भी क्या यूज हो रहा, टेलीफोन लाइन ही, पर ये क्या है, हायर स्पीड देन ISDN एंड डायल अप। तो अब क्या बेटर स्पीड आ गई है पहले के मॉडेम की कंपैरिजन में। तो ये हो गया DSL। इसमें भी टेलीफोन लाइन ही रहेगी पर इसमें स्पीड ज्यादा हो जाएगी। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन।
डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। चलो ठीक है, तो सबसे पुराना मॉडेम टाइप का मॉडेम कौन सा था? डायल अप। इसकी लिमिटेशन क्या थी? वॉइस डेटा एक साथ सेंड नहीं कर सकता, स्पीड बहुत स्लो है। फिर इससे अच्छा कौन सा आया? ISDN। ISDN में मल्टीपल चैनल्स आ गए, इसलिए आप एक साथ डेटा वॉइस जा सकते हैं है ना साइमल्टेनियसली। और इससे फास्ट कौन सा आया? DSL। इससे भी फास्ट आया ब्रॉडबैंड। अब इससे भी फास्ट जो चल रहे हैं वो है ब्रॉडबैंड। तो जो सबसे फास्ट मॉडेम है वो है ब्रॉडबैंड, सबसे फास्ट डेटा सिग्नलिंग कर रहा है ब्रॉडबैंड। तो जो हाई स्पीड इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है आजकल उसे बोलते हैं ब्रॉडबैंड। ब्रॉड मतलब ज्यादा और बैंड मतलब फ्रीक्वेंसी, तो जिसमें ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, ज्यादा रेंज है, वह है ब्रॉडबैंड, ब्रॉडबैंड मॉडेम, ब्रॉडबैंड मॉडेम, ब्रॉडबैंड मॉडेम। ब्रॉडबैंड मॉडेम, क्लियर? तो जो आजकल सबसे फास्ट है, जहां चैनल सबसे फास्ट आ सकता है डेटा, वो ब्रॉडबैंड। चलो अब अपन को एक चीज समझना है जो यहां तो नहीं, प्री में बहुत आएगी, इसको ध्यान से समझते हैं। PPT में नहीं है पर आपको वैसे इंटरनेट की हेल्प से दिखाते हैं। अब अपन को जो नेक्स्ट टॉपिक समझना है वो है टोपोलॉजी, है ना। वो आपको जो लिखना है वो आपके ग्रुप पे दे देंगे, बस आपको समझते जाना है। टोपोलॉजी का मीन्स होता है कि जब भी हम एक नेटवर्क बनाते हैं, तो अभी हमने पढ़ा था लैन, पैन, कैन, मैन, वैन, ये है टाइप्स ऑफ नेटवर्क ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ द नेटवर्क। नेटवर्क का साइज, नेटवर्क इतना सा है, नेटवर्क इतना है, या नेटवर्क ग्लोबल लेवल पे, तो वो थे टाइप्स ऑफ नेटवर्क। अब हमें पढ़ना है कि एक नेटवर्क में कंप्यूटर किस वे में कनेक्टेड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल चलो इसको देखते हैं। इस वाले में क्या होता है, एक केबल होती है, ये दिख रहा, इसे बोलते हैं बैकबोन केबल या बोलते हैं बस, या तो इसको बैकबोन केबल बोल दो या इसको बोल दो बस। और इस केबल में छोटी छोटी केबल से बहुत मल्टीपल कंप्यूटर जोड़ देते हैं। हम पढ़ रहे हैं टोपोलॉजी। टोपोलॉजी मीन्स होता है कि टोपोलॉजी का मतलब होता है कि किसी नेटवर्क में आपने कंप्यूटर कनेक्ट किस वे में किए। आपने कंप्यूटर कनेक्ट कर दिए मतलब नेटवर्किंग कर दी और बना दिया एक नेटवर्क, पर किस वे में कनेक्ट किए। कंप्यूटर कनेक्ट करने के मल्टीपल्स वे हैं। इसमें हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है, इसमें एक मेन केबल होती है जिसे बोलते हैं बस, या इसी को बोलते हैं बैकबोन केबल, क्योंकि पूरे नेटवर्क की बैकबोन है। और इसमें क्या है, छोटी छोटी केबल्स के थ्रू, अभी बनवाएंगे डायग्राम, है ना, छोटी छोटी केबल के थ्रू कनेक्ट हो गए। इन छोटी केबल को बोलते हैं ड्रॉप लाइन, इसको बोलते हैं बैकबोन लाइन, और इन छोटी छोटी केबल को क्या बोलते हैं, ड्रॉप लाइन। सबसे चीपर टोपोलॉजी, सबसे सस्ती, केवल एक केबल लाओ उससे ही सब कनेक्ट कर दो। तो सबसे कॉस्ट इफेक्टिव टोपोलॉजी इज बस टोपोलॉजी। इसमें केवल एक केबल का खर्चा है और कुछ भी नहीं, केवल एक बड़ी सी केबल लगना है, बाकी सब छोटी छोटी केबल लगनी है। तो बस टोपोलॉजी में क्या होता है, इसमें एक लीनियर आपको केबल चाहिए होती है जिसको बोलते हैं बस और बैकबोन, और इसमें मल्टीपल कंप्यूटर्स को आप छोटी छोटी केबल से कनेक्ट कर सकते हो। इन छोटी छोटी केबल को क्या बोलते हैं, ड्रॉप लाइन। और इस पूरी टोपोलॉजी को क्या बोलेंगे, टोपोलॉजी का मतलब समझ आ गया, द वे वी कनेक्ट कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क, द वे वी कनेक्ट कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड टोपोलॉजी। तो हेडिंग डाल दो टोपोलॉजी, हेडिंग डाल दो टोपोलॉजी, डिफाइन कर दो द वे वी कनेक्ट कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क, द वे वी कनेक्ट, ये नहीं मिलेगा क्योंकि प्री का है ना, द वे मिल गया, द वे वी कनेक्ट कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड टोपोलॉजी। कौन सा, हाँ डिवाइस पूरी हो गई है, मॉडेम डिवाइस पूरी, इतने ही। अब
कनेक्ट कैसे करना है। नेक्स्ट टॉपिक है टोपोलॉजी। नेक्स्ट टॉपिक लिखो टोपोलॉजी। द वे वी कनेक्ट कंप्यूटर्स, द वे वी कनेक्ट कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड टोपोलॉजी। तो ये टारगेट में स्किप कर दिया, पर तुम्हें सोच रहे पढ़ा दें क्योंकि प्री में आएगा, है ना। कनेक्ट इज कॉल्ड टोपोलॉजी। अब यहीं डाल दो टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। द वे वी कनेक्ट कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड टोपोलॉजी। हेडिंग डाल दो टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी में पहला लिखो बस टोपोलॉजी। हेडिंग डाल दो टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी, उसमें लिखो बस टोपोलॉजी। ये वाला डायग्राम पूरा बना दो, ठीक है, कोई भी ये बना दो। लो ये डायग्राम बना दो। ये वाला डायग्राम बना दो, इसको ड्रॉ करो। ड्रॉप लाइन, पहले डायग्राम बना लो, फिर इसको फिल कर रहे हैं ना नेम। ठीक, जरूरी नहीं उन्होंने 3 बनाए हैं, वहां 2 भी बन सकते हैं ना, 2 ऊपर 2 नीचे, ऐसे थोड़ी जैसा उन्होंने बनाया वैसा ही बनाएंगे। इस वाली केबल को लिखो बैकबोन केबल और बस। बैकबोन केबल और बस, जो ये बड़ी सी वायर है इसको बोल दो बैकबोन केबल, और जो छोटी छोटी केबल्स हैं इनको बोलो ड्रॉप लाइन। ये सब है ड्रॉप लाइन, ड्रॉप लाइन। अगर इस नेटवर्क में ड्रॉप लाइन खराब हो गई कोई भी, तो क्या होगा? क्या ये नेटवर्क कोलैप्स हो जाएगा? नेटवर्क कोलैप्स नहीं होगा। अगर ये वाली ड्रॉप लाइन खराब हो गई तो केवल ये नेटवर्क पे काम नहीं करेगा, ये वाली ड्रॉप लाइन हो गई तो ये खराब हो। तो एक ड्रॉप लाइन खराब होने से नेटवर्क कोलैप्स नहीं करेगा, लेकिन अगर बैकबोन केबल खराब हो गई तो ये कोलैप्स करेगा, क्योंकि सारे कंप्यूटर्स तो उसी बैकबोन से ही कनेक्टेड है। इसमें लिखो इट इज कॉस्ट इफेक्टिव टोपोलॉजी। इट इज कॉस्ट इफेक्टिव टोपोलॉजी। इट इज कॉस्ट इफेक्टिव टोपोलॉजी, मतलब सबसे सस्ती टोपोलॉजी। सबसे सस्ता, अगर कमेंट्स नीचे कर देना भजन, है ना। सबसे सस्ती जो टोपोलॉजी है वो है बस। हाँ, बी चैनल फॉर वॉइस एंड डेटा, डी चैनल फॉर कंट्रोल। हाँ बिल्कुल सही है, तो सर ऐसे ही है, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। बेसिक और 2 होता है, इतने डिटेल में जाना नहीं है। एक होता है BRI और एक होता है PRI। बिल्कुल, BRI होता है बेसिक रेट इंटरफेस और D4P होता है प्राइमरी रेट। पर इतना नहीं पढ़ना अपन को, बस, है ना। चलिए यहां समझते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो कि 2 चैनल होते हैं B और D, यहां समझते हैं। तो इसमें लिखो इट इज डिपेंड ऑन बैकबोन केबल। इट इज डिपेंड ऑन, तो सर बिल्कुल सही कह रहे हो। इट इज डिपेंड ऑन, इट इज डिपेंड ऑन बैकबोन केबल। मतलब ये पूरा कोलैप्स कब होगा? जब बैकबोन खराब हो जाएगी, जब वो खराब होगी तभी जाके कोलैप्स होगा। तो ये हो गया आपका बस टोपोलॉजी। चलो अब नेक्स्ट लिखो हेडिंग स्टार टोपोलॉजी। स्टार, स्टार टोपोलॉजी। चलो ये वाला डायग्राम बना दो, स्टार टोपोलॉजी, क्योंकि स्टार जैसा बना है ना, बिल्कुल ऐसा। स्टार टोपोलॉजी। नेक्स्ट इज स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी, ये वाला डायग्राम बना दो स्टार में। स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। इसके पीपीटी इसलिए नहीं, कभी मेंस में पढ़ाया नहीं है ना, पहली बार मेंस में पढ़ा दे रहे। स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। इसमें लिखो सर्वर कंप्यूटर, हब मत लिखो, इसमें लिखना सर्वर कंप्यूटर, हब नहीं लिखना। सर्वर कंप्यूटर, वो हब भी हो सकता है, स्विच भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। सर्वर कंप्यूटर, जो सेंट्रलाइज कंप्यूटर उसे बोलते हैं सर्वर कंप्यूटर, ठीक है। अब मुझे बताओ, कोई भी अगर एक सिस्टम खराब हो गया, देखो इनमें से, तो क्या होगा नेटवर्क? यहां देखो ध्यान से।
अगर ये इनमें से कोई एक कॉलेप्स कर गया क्या होगा? कुछ नहीं होगा। पर अगर सर्वर कंप्यूटर कॉलेप्स कर गया तो खराब। तो इसमें लिखो इट इज डिपेंड ऑन सर्वर कंप्यूटर, इट इज डिपेंड ऑन सर्वर कंप्यूटर, इट इज डिपेंड ऑन सर्वर कंप्यूटर। तो वो किस पे डिपेंड था? बस टोपोलॉजी, बैकबोन केबल पर। और ये किस पे डिपेंड है? सर्वर। अगर सर्वर कॉलेप्स कर गया तो पूरा नेटवर्क कॉलेप्स कर जाएगा। क्लियर हो गया? और इसमें बेनिफिट क्या है कि कोई एक पर्टिकुलर कंप्यूटर खराब होगा, कुछ नहीं होगा, है ना। चलो अब नेक्स्ट लिखो रिंग टोपोलॉजी। नेक्स्ट लिखो रिंग टोपोलॉजी, और ये डायग्राम बना दो, रिंग टोपोलॉजी। नेक्स्ट टोपोलॉजी लिखो रिंग टोपोलॉजी। तो रिंग तो ऐसी होगी, क्या बनेगा? रिंग टोपोलॉजी, क्योंकि रिंग जैसी बन गई एक, इसलिए से बोलते हैं रिंग टोपोलॉजी। इसमें लिखो, अब बिल्कुल उतने ही गिन के मत बनाना कि इसमें 6 है तो हम भी 6 ही बनाएंगे, 6 ही बनाएंगे पक्का। इतनी खतरनाक नकल मत करो, 5, 4 में भी काम चल सकता है। लिखो इसमें ईच कंप्यूटर इज कनेक्टेड, इसमें लिखो ईच कंप्यूटर इज कनेक्टेड विथ 2 नेबरिंग कंप्यूटर्स। ईच कंप्यूटर इज कनेक्टेड विथ, ईच कंप्यूटर इज कनेक्टेड विथ 2 नेबरिंग कंप्यूटर्स। तो इस देखो हर एक कंप्यूटर कितने कंप्यूटर से कनेक्टेड? 2। देखो ये वाला 2 नेबरिंग कंप्यूटर्स लिख लिया, इसके नेबरहुड में जो होगा, तो ये वाला कंप्यूटर देखो इससे भी कनेक्टेड, इससे भी, ये वाला देखो इससे भी कनेक्टेड, इससे भी, इस वाले को देखो इससे भी कनेक्टेड और इससे भी, इस वाले को देखो इससे भी कनेक्टेड और इस पे भी। तो इसमें ईच कंप्यूटर कितने नेबरिंग कंप्यूटर से कनेक्ट होगा? 2। नेक्स्ट लाइन लिखो इसमें डेटा इज ट्रांसमिटेड, डेटा इज या डेटा डाटा जो भी लिखना हो, डेटा इज ट्रांसमिटेड इन यूनिडायरेक्शनल, डेटा इज ट्रांसमिटेड इन यूनिडायरेक्शनल वे, डेटा इज ट्रांसमिटेड इन यूनिडायरेक्शनल वे, डेटा इज ट्रांसमिटेड इन यूनिडायरेक्शनल वे। अब समझो इसको, इसका मतलब है अगर डेटा इसमें क्लॉकवाइज जा रहा है तो क्लॉकवाइज ही जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज। समझना, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें ऐसे डेटा जा रहा है ऐसे, और ये वाला, यहां सुनो ध्यान से, हाँ क्या नाम था बेटा? ऋषि। तो हे ऋषि मुनि, ऋषि मतलब रिसर्चर, रिसर्चर की वजह से ऋषि बोलते थे। तो पहले सारे रिसर्च करते थे, नहीं उसमें ऋषि आते थे और राम जी लक्ष्मण जी से कहते ये हमने ब्रह्मास्त्र बनाया है, तभी ब्रह्मोस बनती है, पहले ब्रह्मास्त्र, पाशास्त्र, नागास्त्र, ऐसा, और ये ऋषि ही लाते थे, और बाद में वो उसकी ट्रेनिंग देते थे और कहते थे मंत्र पढ़ना, मंत्र नहीं कोड वोड होता था कोई, C++ जावा ऐसा कुछ, और उससे वो चलते थे। तो वो रिसर्चर थे, और पहले वो जंगल में रहते थे, रिसर्च करते थे, और जैसे राक्षसों को पता चलता था कि रिसर्च कर रहे हैं तो उसकी लैब पर अटैक कर देते थे। तो बार बार ऋषि कहते थे हमारी तपस्या भंग कर देते हैं, मतलब रिसर्च बंद कर देते थे, क्योंकि अगर रिसर्च सफल हो गई तो फिर नए वीपन्स आ जाएंगे, इसलिए, और आम लोगों से दूर करते थे, क्योंकि रिसर्च ट्रायल होते थे। तो ऐसा नहीं कि इतनी सारी कंजेस्टेड पॉपुलेशन, कहीं कोई मिसाइल गिर गई कुछ हो गया। अभी भी तो पोखरण कहाँ होता है? राजस्थान के डेजर्ट में पूरा, उन्होंने कहा मिसाइल कहाँ से लॉन्च हो रही? श्री हरिकोटा आइलैंड, जहाँ कोई नहीं रहता। अभी भी तो सब कुछ ऐसी जगह हो रहा है ना जहाँ कोई नहीं रहता। तो ऋषि भी कहाँ रहते थे? एक कुटिया पे, कि जब भी वो ट्रायल व्रायल करे और तीर वहाँ चले जाए तो कोई दिक्कत ना हो। तो वही था और कुछ नहीं, इसलिए वो रिसर्चर से ऋषि बन गया। तो यहां सुनो, रिसर्चर, मान लो ये सिस्टम खराब हो गया और डेटा जाता है, मान लो ऐसे जा रहा, मान लो चलो ऐसे ही मान लो ऐसा जा रहा, तो ये अगर सिस्टम खराब हो गया तो ये यहां से डेटा जाएगा, डेटा जाएगा, डेटा जाएगा, और यहां ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि ये वाला क्या हो गया? खराब। तो अगर एक भी कंप्यूटर खराब हो गया तो पूरी की पूरी रिंग टोपोलॉजी, ऐसा नहीं हो सकता कि अगर क्लॉकवाइज जा रहा है
और ये खराब हो गया तो ये वाला डेटा इसको दे देना। अगर इसको डेटा इसको सेंड करना है तो इसके थ्रू ही होगा कि क्लॉक वाइज है। अगर इसको डेटा इसे सेंड करना तो यहां से जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि ये खराब हो गया तो अब यहां से दे दे, ऐसा कभी नहीं होगा। मन में आ सकता है अरे सर इसको ऐसे भी दे दे, नहीं जाएगा, यूनी डायरेक्शनल होगा। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है देखो, इससे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, स्टार। स्टार में कोई एक खराब हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, सर्वर खराब हो जाए प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन तब आएगी जब सर्वर कोलैप्स करेगा, अदरवाइज एक या दो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिंग सबसे बेकार टोपोलॉजी, रिंग इज मोस्ट वल्नरेबल टोपोलॉजी, जिसमें एक भी कंप्यूटर खराब हो गया है ना, इसमें लिखो इट मे कोलैप्स्ड, इसमें लिखो इट मे कोलैप्स्ड, इट मे कोलैप्स्ड आफ्टर आफ्टर, इसको क्या बोलेंगे, इसको भी कोलैप्स से बोल दें, नहीं खराबी को और क्या बोल सकते हैं, नहीं अच्छा वर्ड, टेक्निकल वर्ड सोचो। इट में कोलैप्स आफ्टर इवन, चलो इसको एक टेक्निकल वर्ड कोई ना कोई सोच रहा हूं क्या आ सकता है। नहीं कोई अच्छा वर्ड, चलो अभी छोड़ दो, मैं देखा कोई वर्ड याद है, समझ में आ गया। अगर एक भी कंप्यूटर खराब होगा पर उसके लिए मैं सोच रहा हूं डिस्कनेक्ट नहीं बोले कुछ और, चलो ठीक है, नहीं होगा तो फिर लिख दे देंगे। वैसे भी मुझे थ्योरी आपको ग्रुप पे ही डाल दूंगा ना, इसकी आपके टेलीग्राम पे पूरी थ्योरी डाल दूंगा, पर इसको समझ लो। अगर आपसे पूछेंगे प्रीलिम्स, ये मेंस में नहीं आएगा, 99.9% है नहीं आएगा क्योंकि हमारे सिलेबस इंटरनेट है, पर प्रीलिम्स में 100% आएगा। तो आपसे पूछा जाएगा ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जो एक सिस्टम के खराब होने पर भी कोलैप्स कर सकती है, तो वो रिंग है। ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जो सर्वर के खराब होने पर कोलैप्स कर लेती है, स्टार। ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जो केबल के खराब होने पर खराब हो जाए। बस ये क्वेश्चंस कर लोगे, प्री में ऐसे ही आएंगे बिल्कुल। ये सबसे रद्दी क्वेश्चन है, फ्री के नंबर है ना। अब लिखो नेक्स्ट है डिफॉल्ट, ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट लिखो मैश टोपोलॉजी, लिखो नेक्स्ट मैश टोपोलॉजी। मैश तो वर्ड सुना होगा, दाल चावल मैश कर लो, तो मैश करना मतलब मिला लो, मिक्स कर लो। तो ऐसी टोपोलॉजी, इसमें लिखो इन दिस टोपोलॉजी, इन दिस टोपोलॉजी, पहले लिख लो फिर बना देना ना। इन दिस टोपोलॉजी ईच सिस्टम इज कनेक्टेड, इन दिस टोपोलॉजी ईच सिस्टम इज कनेक्टेड विथ all other systems present in network, each system is connected, हम माल फंक्शन भी लिख सकते, डिटोरिएट भी लिख सकते। इसमें लिखो each system is connected to all other systems present in network, each system is connected to all other, अच्छा नोट्स में है ना तो मैं क्यों दूंगा, नोट्स में लिखा हुआ सब है ना, नोट्स में है। each system is connected to all other systems present in network। तो इसमें ये क्या है, ये सिस्टम इससे भी कनेक्ट है, ये सिस्टम इससे भी कनेक्ट है, ये सिस्टम इससे भी कनेक्ट है। सुनो तुम्हारी रिसर्च खराब हो जाएगी। ये डिवाइस 1 देखो, क्या ये डिवाइस 1 डिवाइस 2 से कनेक्टेड है, डिवाइस 1 डिवाइस 3 से, डिवाइस 1 डिवाइस 4 से, डिवाइस 1 डिवाइस 5 से, और डिवाइस 1 डिवाइस 6 से। क्या डिवाइस 2 1 3 4 5 6 सबसे कनेक्टेड है। इसमें लिखो मोस्ट एक्सपेंसिव टोपोलॉजी, इसमें लिखो मोस्ट एक्सपेंसिव टोपोलॉजी। क्यों एक्सपेंसिव होगा कोई बताएगा, बहुत वायर लगना है, तो मोस्ट एक्सपेंसिव। सबसे चीप टोपोलॉजी कौन सी थी, बस एक वायर से काम चल गया, ठीक है। तो अपन लोग जैसे अपन रिसर्च करते होंगे बेचारे, इसरो में डीआरडीओ में, तो अपन लोग बस टोपोलॉजी यूज कर रहे हैं बेचारे। अमेरिका नासा यूज कर रहा होगा मैश में,
उसके पास पैसा ही पैसा है, कितना ही बार यूज करे। इसमें प्रॉब्लम क्या, इसमें क्या फायदा है, ये कभी भी कोलैप्स नहीं करेगा, कोई भी खराब हो जाए, क्योंकि ईच कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू ऑल अदर। तो अगर हर कंप्यूटर से कनेक्टेड है तो कभी भी कोई कोलैप्स, ये कोलैप्स कर जाए कोई ऐसा थोड़ी, ये रिंग जैसा है, अगर ये कोलैप्स कर गया तो ये इसको भेज देगा, इसको डायरेक्ट। अगर मान लो ये वाला काम नहीं किया कि सर रिंग खराब हो गई, तो वो डायरेक्ट भेज देगा। तो इसमें फायदा समझ में आ रहा है, एक तो डेटा फास्ट जाएगा, डायरेक्ट है, और दूसरा ये कभी कोलैप्स नहीं करेगा। कभी भी किसी कंप्यूटर की माल फंक्शनल से कभी भी नेटवर्क कोलैप्स नहीं करेगा। तो ये सबसे एक्सपेंसिव है, पर नेटवर्क कभी भी कोलैप्स नहीं करेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि रिसर्च होते होते रुक जाएगी, कभी नहीं रुकेगी। इसमें सिस्टम डेटा जा सकता है। क्लियर हो गया। मैश सबसे एक्सपेंसिव टोपोलॉजी, मैश सबसे सस्ती टोपोलॉजी, बस। किसमें नेटवर्क कभी कोलैप्स नहीं करेगा। महंगा है तो अच्छा है, ये हमारा माइंडसेट है ना। ब्रांड्स ऐसे ही करते हैं, महंगा है तो अच्छा है। इसके बाद सर्वर पर डिपेंड टोपोलॉजी को क्या कहते हैं, स्टार। इसके बाद एक भी कंप्यूटर खराब पूरा नेटवर्क खराब, रिंग टोपोलॉजी। केबल खराब पूरा नेटवर्क खराब। ऐसे क्वेश्चन डील कर रहे होगे ना, और क्वेश्चंस आपके बुकलेट में है टोपोलॉजी के, लगाना है ना बैठ के। चलो अब लास्ट बचा है हाइब्रिड टोपोलॉजी। अब अपन को देखना है हाइब्रिड टोपोलॉजी कैसा, वही ऑब्लिक ट्री, हाइब्रिड ऑब्लिक ट्री, और लिख देना हाइब्रिड ऑब्लिक ट्री टोपोलॉजी। तो इसमें दो तीन टोपोलॉजी को जब मिक्स कर दें, जैसे इसमें देखो बस भी दिख रही है, और बस से फिर ये स्टार भी बन गया। ऐसे देखो बहुत सारे ऐसे निकल गए। स्टार ऐसे तो होता था, एक बीच में सर्वर रहता तो उससे बहुत सारे निकल जाते थे। तो इसमें देखो स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी को मिक्स कर दिया। लिखो इन दिस टोपोलॉजी टू और मोर टोपोलॉजीज आर मिक्स्ड। इन दिस टोपोलॉजी टू और मोर टोपोलॉजीज आर मिक्स्ड। तो इसमें दो या दो से ज्यादा टोपोलॉजी को मिक्स कर देंगे और बन जाएगा ट्री और हाइब्रिड। बना लो डायग्राम। हो गया। तो टोपोलॉजी में तो अब कोई दिक्कत है नहीं। टोपोलॉजी मीन्स क्या है, किसी भी नेटवर्क में किस वे में कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, किस वे में है। दो नेटवर्क ही पढ़ रहे हैं हम, इंटरनेट ही है, तो इस जिस वे में है। तो हमने डिवाइसेस पढ़ ली, पूरी टोपोलॉजी पढ़ ली कंप्लीट। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन इंटरनेट। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन इंटरनेट। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन इंटरनेट। तुम्हारा बेस तो आगे निकलने वाला है यार। वहाँ कल इंटरनेट खत्म होकर सोशल मीडिया शुरू हुआ है, तुम लोग 2-3 दिन में उनको क्रॉस कर लो। एक तो तुम्हारी पूरी क्लास ज़्यादा चलती, वहाँ क्लास 1 घंटे की चल रही, तुम्हारी 1 घंटे से ज़्यादा ही चलती। एक तो हाँ, मैं कल सोच रहा था, वहाँ क्लास 1 घंटे की चल रही, यहाँ क्लास 1.25 घंटे 1:20 ऐसे चल जाती। तो 20 मिनट भी एक्स्ट्रा डेली होती जाएगी। तो जितना तुम 3 दिन में पढ़ रहे हो वो 4 दिन में पढ़ रहे हो। तो वही मैंने सोचा ऐसा क्यों है। पर बीच में किसी न किसी को दिक्कत आ जाती, सर ये मॉडेम समझ में नहीं आया, सर हब समझ में नहीं आया, सर ब्रिज फिर से बता दो, ऐसा होता है। चलो अब अपन को पढ़ना इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। अब हमको ये 2-3 दिन अब चलेगा। अब जितना भी इंटरनेट में टर्म्स यूज होते हैं ये हमें 2-3 दिन तक पढ़ते रहना है ना, टर्मिनोलॉजी सब। हेडिंग डाल दो वेब पेज, वेब पेज, वेब। हेडिंग डाल दो वेब पेज, वेब पेज। हेडिंग डाल दो वेब पेज। ठीक है, चलो अब इसको ध्यान से समझते हैं। कभी भी हमें इंटरनेट पर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अगर पेज मिलता है, डॉक्यूमेंट मिलता है, फॉर एग्जांपल ये एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है, तो ये क्या है, वेब पेज।
अगर मैं वेब पेज को विकिपीडिया पे सर्च करता हूं, समझना, जैसे मैं विकिपीडिया पे ले लेता हूं इसको, चलो ये विकिपीडिया पे ले लिया, तो ये जो टेक्स्ट लिख के आ रहे हैं ये भी वेब पेज, ये भी तो एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है, तो मैं खुद वेब पेज को ही लिख रहा हूं। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट विच इज प्रेजेंट इन, है ना, विच इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट एंड प्रेजेंट इन www, सारे वेब पेजेस को मिलाते तो वो बन जाता है वर्ल्ड वाइड वेब। मतलब वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड में जितने भी वेब है तो एक को क्या बोलते हैं, वेब पेज, और दुनिया में जितने भी वेब पेज वेबसाइट हैं तो सबको मिला के क्या बोलेंगे, www। कुछ नहीं, चलो, तो ये भी आपके सामने क्या ओपन हो गया है, वेब पेज। वर्ल्ड में जितने भी वेब पेजेस और वेबसाइट्स हैं सबको मिला के बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। नाम से बोल रहे हैं वर्ल्ड वाइड, जितने भी वेब है वो www। तो एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को क्या बोलेंगे, वेब पेज। वेब पेज समझ में आ जाएगा। इट मे बी टेक्स्ट, अपने आप खुल गया, इट मे बी टेक्स्ट। अब देखो वेब पेज में जो ये लिखा रहता है ना, ये एक स्पेशल लैंग्वेज रहती है, अभी पढ़ेंगे HTML, अभी लिखवाएंगे सब, अभी केवल सुनो, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो किसी भी वेब पेज में जो भी लिखा रहता है वो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में रहता है, उस लैंग्वेज को HTML कहते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब इसमें देखो ये ब्लू कलर से कुछ टेक्स्ट है, अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो मैं किसी दूसरे वेब पेज पे पहुंच जाऊंगा। तो एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे जाना सर्फिंग है, SURFING। तो मैंने अभी अभी क्या करके दिखाया, सर्फिंग। और ये सर्फिंग हाइपर टेक्स्ट की हेल्प से, ये जो ब्लू कलर है ना ये हाइपर टेक्स्ट है। किसी भी वेब पेज पर ऐसे टेक्स्ट जिनकी हेल्प से मैं दूसरे वेब पेजेस पर जा सकता हूं उसे हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। तो ये टेक्स्ट कौन से हो गए, हाइपर टेक्स्ट, और लैंग्वेज कौन सी हो गई, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये केवल मार्क करने के लिए है, कोई प्रोग्राम रन नहीं करते। तो कुछ लैंग्वेजेस जैसे C++, जावा, पाइथन, ये सब प्रोग्राम रन करने वाली लैंग्वेज, इसलिए उन्हें बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं, केवल ये मार्क करने की लैंग्वेज है, इसलिए इसे कहते हैं मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो जिस लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाते हैं वो क्या हो जाती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लाइक C++, जावा, पाइथन, इन सब में प्रोग्राम बनते हैं ना, सारे सॉफ्टवेयर बनते हैं, तो वो कैसी लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग। पर ये कैसी लैंग्वेज है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप। बस इसको मार्क कर लो, पढ़ लो। ये जो टेक्स्ट है ये कैसे टेक्स्ट है, हाइपर टेक्स्ट। तो ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट क्या होगा, वेब पेज। ठीक है, ये वेब पेज, ये कोई टेक्स्ट हो सकता है, ये कोई इमेज है ना, जैसे ये भी एक वेब पेज है, एक इमेज दिख रही, ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है, सब इलेक्ट्रॉनिक। या फिर आप यूट्यूब पर जो भी वीडियो देखो, तो जब आप यूट्यूब पर कोई वीडियो देखोगे, वाह, इंदौर हैदराबाद, तो जब यूट्यूब पर इस वीडियो को देख रहे हो ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट। तो जब आप कोई वीडियो देख रहे हैं वो भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट हो, कोई इमेज देख रहे हैं तो भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है, कोई टेक्स्ट पढ़ रहे हैं तो भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है। तो ये भी क्या ओपन हो गया, वेब पेज। वेब पेज समझ में आ गया, एनी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट विच इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट एंड पार्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। सारे वेब एक वर्ल्ड वाइड वेब का ही पार्ट है। ऑल वेब एंड all web pages and websites are collectively called world wide web. So any electronic document, it may be a text, it may be a image, it may be a video. ठीक है, it is written by HTML, hypertext markup language. Each web page has a address. हर वेब पेज के ऊपर उसका एड्रेस होगा। कोई भी वेब पेज ओपन कर लो एक एड्रेस मिलेगा, हर वेब पेज का कोई ना कोई एड्रेस होता है, इसे बोलते हैं URL। वेब पेज के एड्रेस को क्या बोलते हैं, URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर।
एड्रेस ऑफ वेब पेज, अभी सब लिखवाएंगे, केवल सुन लो, केवल सुन लो कौन क्या है, जैसे एक बार में पूरा समझ में आ जाए। एड्रेस ऑफ अ वेब पेज इज कॉल्ड URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो आपका रिसोर्स कहां पर लोकेट है, ये एड्रेस बताने वाला URL है। वेब पेज आपका रिसोर्स है और जहां लोकेट है उसी को वेब है ना एड्रेस या URL कहते हैं। URL समझ में आ गया, वेब पेज समझ में आ गया। व्हाट इज वेब पेज? एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which is part of world wide web present on internet is called web page. It may be text, it may be image, it may be video. It is written in HTML, hypertext markup language. ठीक है, अब समझो, अब ध्यान से चलो। अब चलते हैं अपन दुनिया की सबसे खूंखार वेबसाइट पे। अब जैसे ही मैंने वेबसाइट बोला, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, यहां देखो कितने सारे, एक्चुअली जैसे ही हम, ये है वेबसाइट, ये कलेक्शन है। जैसे मैं क्लिक किया इस वेबसाइट का एक पेज खुल गया। कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज कॉल्ड वेबसाइट। कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज कॉल्ड वेबसाइट। तो मैं वेबसाइट पे आया, पहला पेज खोल दिया। फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज कॉल्ड होम पेज। फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज कॉल्ड होम पेज। तो अभी आपको कौन सा पेज दिख रहा है? होम पेज। मल्टीपल वेबसाइट, देखो अब ये मैं क्या करूं, मैं देखूं सिलेबस, तब मैं दूसरे वेब पेज पर आ गया, अनदर वेब पेज पे। मैंने क्लिक किया रिजल्ट पे, तो मैं दूसरे वेब पेज पे आ गया। तो क्या आपको लग रहा मल्टीपल वेब पेजेस आर कनेक्टेड टू ईच अदर? कितने सारे वेब पेजेस, देखो ये एक वेब पेज कितने सारे, और ये भी सब वेब पेज है। इस पे क्लिक करते ही मैं दूसरे वेब पेज पे आ गया। तो मल्टीपल वेब पेजेस आर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड फॉर्म अ वेबसाइट। तो वेबसाइट का मतलब समझ गए? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस विच आर लिंक्ड टू ईच अदर। ये सारे वेब पेज लिंक्ड है, सब MPPSC वेबसाइट की तो पेजेस है। ठीक है, तो ये सब आप इस पर क्लिक करके और नहीं जा सकते। तो जिस वेब पेज पर क्लिक करके और कहीं नहीं जा सकते वो बन जाएगा एंड पेज। फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज कॉल्ड होम पेज। लास्ट पेज जहां से आप फर्दर नहीं जा सकते, एंड पेज। क्लियर हो गया? तो एंड पेज पे आ गया, अब इससे आगे और कहीं नहीं जा सकते। वेब पेज और वेबसाइट दोनों की एड्रेसेस होते हैं और उस एड्रेस को क्या बोलते हैं? URL। तो वेबसाइट का भी एड्रेस होता है, क्योंकि वेबसाइट भी क्या? वेब पेजेस का कलेक्शन। तो जब वेब पेज का एड्रेस होगा तो वेबसाइट का भी एड्रेस होगा। तो वेब पेज समझ में आ गया, वेबसाइट समझ में आ गई, URL समझ में आ गया और HTML समझ में आ गया। व्हाट इज वेबसाइट? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस लिंक्ड टू ईच अदर, है ना? जो वेब पेजेस एक से लिंक होगी बस उन्हीं का कलेक्शन। होम पेज समझ में आ गया, क्या होता है? फर्स्ट पेज ऑफ अ वेबसाइट। HTML समझ में आ गया, जो वेब पेज जिस भी लैंग्वेज में रिटन है वो लैंग्वेज HTML है। क्लियर? URL समझ में आ गया, एड्रेस ऑफ वेब पेज और वेबसाइट। वर्ल्ड वाइड वेब समझ में आ गया, ऑल वेब पेजेस एंड ऑल वेबसाइट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड वर्ल्ड वाइड वेब। क्लियर? समझ में आ गया? अब और समझो, इस वेब पेज या वेबसाइट तक जो तुम्हें एक्सेस प्रोवाइड करे उस सॉफ्टवेयर को कहते, जैसे उसे कहते हैं वेब ब्राउजर। जो सॉफ्टवेयर आपको वेब पेजेस या वेबसाइट का एक्सेस प्रोवाइड कराए उसे क्या कहते हैं? वेब ब्राउजर। जैसे ये है गूगल क्रोम, ये दिख रहा है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज, ई बना हुआ एज, तो इस पे क्लिक करूंगा तो भी मैं MPPSC पहुंच सकता हूं। अगर इसमें टाइप करूं तो मैं पहुंच सकता हूं MPPSC, पहुंच गया। तो कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर, चाहे वो गूगल क्रोम हो और चाहे माइक्रोसॉफ्ट एज, समझ में आ गया? क्लियर? हेडेक हो रहा क्या? अच्छा ऐसे पढ़ रहे, चलो मुझे लगता इतना ज्यादा आज क्यों, है ना? तो ये समझो, तो कोई भी सॉफ्टवेयर जो आपको वेब पेज या वेबसाइट तक का एक्सेस दे देगा उसको क्या बोलते हैं? वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर समझ में आ गया? क्लियर?
पर यहां समझो, ये कौन है? वेब ब्राउजर। मैंने क्लिक किया, वेब ब्राउजर पे क्लिक करते ही मुझे सर्च इंजन मिलता है। ये जो दिख रहा है, ये पट्टी पूरी, ये पूरा सर्च इंजन है। ये है वेब ब्राउजर गूगल क्रोम। ये सॉफ्टवेयर क्या है? गूगल क्रोम, देखे। और ये है सर्च इंजन। तो जब भी मैं वेब ब्राउजर पे क्लिक करूंगा तो मुझे एक सर्च इंजन मिलेगा। ये भी एक सॉफ्टवेयर है, वेब ब्राउजर भी सॉफ्टवेयर है और सर्च इंजन भी। क्लियर? सर्च इंजन मुझे वेबसाइट की लिस्ट देता है। जब भी मैं वेब ब्राउजर पे क्लिक करता हूं तो मुझे वो वेबसाइट की लिंक देता है कि भाई आपको किस वेब पेज पे जाना है, लिस्ट आपको। तो ये लिस्ट मुझे किसने दी? वेब ब्राउजर ने या सर्च इंजन ने? सर्च इंजन। सर्च इंजन मुझे कभी भी किसी वेब पेज या वेबसाइट का एक्सेस नहीं देता। सर्च इंजन मुझे उस वेबसाइट से रिलेटेड सारी वेबसाइट्स की लिंक प्रोवाइड करता है, और ये लिंक इस वे में प्रोवाइड करता है जहां पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक है। लोग जहां सबसे ज्यादा विजिट करेंगे वो सबसे ऊपर आएगी। तो अभी सबसे ऊपर क्या आ गई है? एमपीपीएससी। उसके बाद आ गया एमपी ऑनलाइन। तो लोग एमपीपीएससी के लिए एमपी ऑनलाइन जा रहे होंगे, फॉर्म कहां भर रहे होंगे एमपीपीएससी का? एमपी ऑनलाइन। तो जिस वे में अपन जैसा कर रहे हैं वैसा दिख रहा होगा। तो ये लिस्ट आपको किसने शो करा दी? सर्च इंजन ने। आ रहा समझ में कि नहीं? तो लिस्ट पूरा सर्च इंजन दिखा रहा है। तो वेब पेज समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, वेबसाइट, कलेक्शन ऑफ ऑल लिंक्ड वेब पेजेस, HTML, जिस लैंग्वेज में वो वेब पेज है, URL, एड्रेस ऑफ वेब पेज और वेबसाइट, वेब ब्राउजर जो तुम्हें वेब पेज का या वेबसाइट का एक्सेस दे। जैसे समझो, ये मुझे लिस्ट किसने दी है और पर इस वेबसाइट का एक्सेस किसने दिया है? वेब ब्राउजर। वेबसाइट का एक्सेस वेब ब्राउजर ने दिया, सर्च इंजन ने। सर्च इंजन ने केवल लिस्ट दी है। मैंने क्लिक किया, ये वेब ब्राउजर की दम से। मैंने सी पे तो ओपन कर रखा था सब, इसने इस पे मैंने क्लिक किया। जैसे वेब ब्राउजर पे क्लिक किया मुझे सर्च इंजन मिल गया। सर्च इंजन ने कहा बताओ कौन सी वेबसाइट चाहिए, उसने लिस्ट दे दी। पर ये चल कहां रहा? सब वेब ब्राउजर में। वेब ब्राउजर के अंदर ही तो सर्च इंजन ओपन हुआ है। आ रहा समझ में? कंफ्यूजन? बिल्कुल क्लियर? देखो बिल्कुल, क्योंकि लोगों को बहुत डाउट रहता है कि क्या वेब ब्राउजर है क्या सर्च इंजन है। समझ में आ गया? वेब ब्राउजर वेबसाइट का एक्सेस देता है, सर्च इंजन केवल लिस्ट देता है। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? क्लियर? चलो, अरे आंसर दिखा दो, है ना? आंसर दिखाओ सब लोग, न्यूज़पेपर ले आ दो भेजाना आंसर। अच्छा, कल क्वेश्चन दिए नहीं थे, जस्ट न्यूज़पेपर दे दो बस, मैं न्यूज और बता दूं। क्लियर? तो कल इनको लिखवाएंगे क्या होता है वेब, क्या होता है वेब पेज, क्या होता है वेबसाइट, जिससे पहले समझ लो, है ना? क्योंकि लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है। और मुझे तो सच में स्टूडेंट लाइफ में कभी पता ही नहीं चला था कि वेब ब्राउजर और सर्च इंजन में डिफरेंस क्या है। अब पता चला कि वेबसाइट का एक्सेस वेब ब्राउजर देता है और वेबसाइट्स की लिस्ट सर्च इंजन देता है। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंटरनेट है, कंप्यूटर ही मुझे पूरा इंटरेस्टिंग लगता है। और मेरा बैकग्राउंड नहीं है इसलिए और अच्छा लगता है, नया सीखने को मिलता है ना मुझे, मेरा ही नहीं है। जब मैंने कंप्यूटर पहली बार स्टार्ट किया तो इसलिए स्टार्ट कर दिया था कि इसमें केवल दो चीज़ आती थी, इनपुट और आउटपुट, और कुछ नहीं आता था। तो PSC 2015-16 जब मैं एग्जाम देता था तो केवल इनपुट और आउटपुट आता था बस। तो मैंने कहा मैं पढ़ाऊंगा इस टॉपिक को। तो मैं 6-7 पढ़ाता था इनपुट और 6-7 पढ़ाता था आउटपुट। और मुझे लगता था मुझे भारी नॉलेज है। माउस क्या है? इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस। मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस। स्पीकर क्या? आउटपुट। बच्चे कह रहे क्या पढ़ाया सर, क्या? तो ऐसे अब पता चला कि पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं, विजुअल डिवाइस होते हैं। अब जाके लग रहा कि इतने सारे। तो पहले कंप्यूटर मैंने ऐसे ही शुरू किया था। तो जितने CPCT वाले बच्चे थे ये बहुत डिटेल में क्वेश्चन पूछते थे, मैं चुप करो तो मैं चुप करा देता था। चलो, न्यूज, अर्बन फ्लड, हर जगह फ्लड्स आ चुके हैं, मॉनसून आ चुका है। चलो,
अच्छा, इसमें तुम लोगों की लाइक न्यूज, हाँ पेज नंबर 7, पूरी एक न्यूज आई है एमपी का वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। सारी स्कीम्स याद करनी है, सारी स्कीम्स आ गई, सारी ये नोट डाउन करना है। आ गई स्कीम्स, पूरी एमपी की स्कीम्स हैं। ये बहुत ही शानदार चीज आ गई है ना। इसके बाद पेज नंबर 6, इन गुजरात दाहोद पीएम और इनॉग्रेट्स 9000 हॉर्स पावर मेड इन इंडिया लोकोमोटिव। क्लियर हो गया? तो ये अपन को पढ़ना है ना कि कहाँ है क्या है। इसके बाद उसी पेज नंबर 6 में छोटा सा, डीआरडीओ चीफ समीर वी कामत गेट्स सेकंड, बिल्कुल छोटा सा राइट साइड पे, पेज नंबर 6। हाँ मिल गया, पेज नंबर 6। तो आपसे पूछा जाएगा डीआरडीओ चीफ अभी कौन है, तो समीर वी कामत। इनको 1 साल और एक्सटेंड कर दिया, अब 1 साल और रहेंगे डीआरडीओ चीफ। पेज नंबर 9, ये एंट्रेंस मुझे पढ़ाना है, मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूं। CUET मिल गया, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंसेस, इसका बैच मुझे शुरू करना है। जीएस आती है इसमें 12th के बाद, और उसके बेस पे क्या होता है, यूनिवर्सिटीज मिलती है, DU GNU। 2 पेपर होते हैं, एक आप और उसमें जीएस का होता है, एक अपने सब्जेक्ट का होता है। चलो पेज नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, द नेशनलिस्ट वी फॉरगॉट, इसको पढ़ना जरूरी है। इसी के नीचे सेफ गार्डिंग इंडियाज राइज, तो इंडिया का जो वर्ल्ड में राइज हो रहा है उससे सब लोग जल रहे हैं। ये तेजस्वी सूर्या है, यंगेस्ट एमपीज में से एक, 25 साल में बन गए एमपी, है ना, बीजेपी के हैं। इस पेज नंबर 10, ऑपरेशन विजय टू ऑपरेशन सिंदूर, पेज नंबर 10 में एक आर्टिकल है, ऑपरेशन विजय से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक। पेज नंबर 17, माइक्रो फाइनेंस, जो छोटे छोटे लोन्स होते हैं ना, वो जंप कर गए 163%, मतलब स्मॉल इंडस्ट्रीज बहुत अच्छा ग्रो कर रही, तभी तो लोन उनको ज्यादा चाहिए। उसी पेज नंबर 17 में नीति आयोग प्रपोजेस कंसेशनल लोन स्कीम्स, इसको पढ़ लेना। पेज नंबर 19, व्हाट मॉनसून ऑनसेट मीन्स एंड व्हाई इट इज अर्ली। भैया पढ़ लो इसको, जब सर पढ़ाएंगे शुभम सर उससे पहले तक पूरा क्लियर हो जाएगा। इस साल 75 ईयर का रिकॉर्ड टूटा है, 1 जून के बाद आता है 5 to 6 जून, मई में ही आ गया सब जगह। व्हाई इट इज अर्ली, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉनसून इतना जल्दी क्यों आ गया, कुछ तो रीजन होगी। उसी के नीचे जीन एडिटिंग, अ फर्स्ट हाउ अ कस्टमाइज जीन एडिटिंग, इस सिलेबस में बायोटेक्नोलॉजी, पेपर 1 पेपर 3 पार्ट बी यूनिट 1 जीन टेक्नोलॉजी, ये पढ़ना है। चलो ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट आपका। ठीक है, किसका है, अपना है। चलो थैंक यू।